Hello and welcome to Gnandeep Academy. So today we'll discuss Geography test number 7 under the Mission Mains 2025 program. So in this test we'll discuss all the questions, 10 questions one by one. We'll discuss their structure and all those things, how we can tackle that particular question. Okay, so start करते हैं without wasting our time. So first question से, okay, directly first question, what it is saying that differentiate. Okay, the first question is saying differentiate the causes of landslides in the Himalayan region and Western Ghats. Okay, simply यहाँ पे क्या पूछा है, differentiate करने के लिए पूछा है, यहाँ पे डिफरेंस पूछा है. ओके, सो जब भी कोई हम लोग मतलब जब मेंस का आंसर हम लोग अगर लिख रहे हैं वहां पे उसको टैकल करें तो क्वेश्चन डिकोड करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन को एक बार आपने डिकोड कर लिया तो यू विल बी एबल टू राइट द आंसर इजीली. ओके, सो क्वेश्चन डिकोड कैसा करना है, राइट? तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है. सबसे पहले होता है क्वेश्चन का थीम. ठीक है, क्वेश्चन की थीम क्या है, राइट? उसके बाद क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, देन उसके बाद क्वेश्चन का डिमांड क्या है. ठीक है, ये तीन चीजें हमेशा याद रख लो. ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसको हम लोग ब्रेक करेंगे, हम लोग डिकोड करेंगे इन तीन पार्ट्स में. क्वेश्चन का थीम, क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन का डिमांड. अगर यहाँ पे मैं देखूं तो डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा है. डिफरेंशिएट मतलब क्या, डिफरेंस पूछा है, दैट इज आवर डिमांड. डिफरेंशिएट द कॉजेस. ठीक है, तो कॉज एंड डिफरेंशिएट, जो कॉज है बेसिकली कॉजेस है उसको डिफरेंशिएट करना है, उसका डिफरेंस बताना है. ठीक है, दैट इज आवर डिमांड. ठीक है, दिस इज आवर डिमांड. देन सेकेंड लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड्स क्या है, हमारी थीम है. क्यों थीम है लैंडस्लाइड? बिकॉज क्वेश्चन आप ओवरऑल अगर देखोगे क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, लैंडस्लाइड के बारे में पूछ रहा है. मेन यहाँ पे कीवर्ड क्या है, मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे मेन प्लेयर क्या है इस क्वेश्चन में, दैट इज लैंडस्लाइड. तो लैंडस्लाइड विल बी आवर थीम. देन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स, मतलब क्या, हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है. बेसिकली लैंडस्लाइड के कॉजेस का डिफरेंस पूछ रहा है, राइट? सो दीज टू रीजन्स विल बी आवर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा. समझ गया? क्वेश्चन डिकोड करना है. बेसिकली क्वेश्चन कैसे डिकोड करना है ये हमने देखा. ठीक है, अब हम लोग आंसर के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रहेगा. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखने के दो तरीके. ठीक है, मतलब देयर आर मल्टीपल वेज, बट हम लोग यहाँ पे दो तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना सीखेंगे. ठीक है, इन द सेंस देखेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखता है. सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बेस्ड. मतलब अगर कोई भी आप इंट्रो लिख रहे हो तो डेफिनेशन बेस्ड एक होता है, सेकंड होता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड या फैक्ट बेस्ड या डेटा बेस्ड, रिपोर्ट, जो भी आप चीजें मेंशन करना चाहते हो वहां पे वो कर सकते हो. ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में अगर लैंडस्लाइड मेरा थीम है, ठीक है, लैंडस्लाइड अगर मेरा थीम है तो लैंडस्लाइड का डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट? डेफिनेशन, सो ब्रीफली डिफाइंड लैंडस्लाइड एज अ डाउनवर्ड मूवमेंट. ठीक है, जो भी लैंडस्लाइड की डेफिनेशन है ये यहाँ पे ब्रीफली आपको डिस्कस करनी है, राइट? उसके बाद अगर फैक्ट और डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंशन इंडियाज वल्नरेबिलिटी. मतलब इंडिया जो वल्नरेबल है लैंडस्लाइड के लिए, जो एरियाज है, जो जोन्स है इंडिया के, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. लाइक 12% ऑफ लैंड मास इज लैंडस्लाइड प्रोन, ओके, स्पेशली इन द हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, इंडिया अकाउंटिंग और 18% ऑफ ग्लोबल लैंडस्लाइड. ठीक है, 18% ऑफ ग्लोबल लैंडस्लाइड का पूरा एक शेयर इंडिया ये करता है. ठीक है, इसका मतलब हमने यहाँ पे रिपोर्ट दिया. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको अगर कंबाइन करके लिखेंगे. ठीक है, डेफिनेशन दे दी, डेफिनेशन को सपोर्ट किया हमारे डेटा से, हमारे फैक्ट से, तो दैट विल बी द वेरी गुड इंट्रो. ठीक है, अगर आपको मार्क्स अच्छे फेच करने हैं, मार्क्स अच्छे लाने हैं तो आपको इस तरह का इंट्रो आपका लिखना जरूरी होता है. ठीक है, नेक्स्ट अभी बॉडी पार्ट के लिए चलते हैं हम लोग. बॉडी पार्ट में क्या पूछा है, सिंपली कॉजेस पूछे हैं.
ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस करना है कॉजेस का, तो हम लोग यहाँ पे टैबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो टैबुलर फॉर्मेट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको यूज करनी है रिलेवेंट जगह पे। ठीक है, जहां पे नहीं पूछा है वहां पे अननेसेसरी यूज नहीं करना है। जैसे डिफरेंशिएशन पूछा है तो यहाँ पे आप टैबुलर फॉर्मेट यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड, कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक, क्या क्या कॉजेस है, ठीक है, ब्रीफली क्या क्या हो सकते हैं कॉजेस। सबसे पहले टेक्टोनिक कोलिजन जोन, मतलब इंडिया और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, जैसे ये आपकी होगी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। जैसे इंडियन प्लेट ऊपर है, यूरेशियन प्लेट नीचे से क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है बेसिकली। ठीक है, जब कोलिजन हो रहा है तो टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है, तो ये एक रीजन हो सकता है, एक कॉज हो सकता है कि लैंडस्लाइड होने का। फिर उसके बाद फ्रेजाइल सेडिमेंट्री रॉक्स, पूरा हिमालयस जो है, हिमालयस क्या है, हिमालयस पूरा फोल्ड माउंटेन से बना है, राइट। अगर फोल्ड माउंटेन से बना है तो उसमें क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे, तो अगेन वो फ्रेजाइल होंगे, सॉफ्ट होंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, कंपैरेटिवली। देन स्टीप स्लोप्स, अगेन हिमालयस इतना मतलब स्टीप है, उसके स्लोप्स भी स्टीप्स है, तो वहां पे भी अननेसेसरी ड्यू टू ग्रेविएशन, मतलब ग्रेविएशन का इफेक्ट से क्या हो सकता है, वहां पे लैंडस्लाइड हो सकता है। ठीक है, देन हाई सेस्मिक एक्टिविटी, अगेन अर्थक्वेक प्रोन जोन है हिमालयस, राइट। हिमालयस में अर्थक्वेक ज्यादा मिलते हैं हमें, वो एक रीजन हो सकता है, वो एक कॉज हो सकता है। डायरनल टेम्परेचर वेरिएशन एंड स्नो थॉविंग एंड रिवर इरोजन, ये सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, इस नेचुरल कॉज में लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग अगर कॉजेस देख रहे हैं तो दो तरीके के कॉजेस हो सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ कॉजेस, वन इज नेचुरल एंड वन इज एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, नेचुरल मतलब नेचुरली, एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है, मैनमेड कॉजेस होते हैं वहां पे, राइट। तो हिमालयन रीजन में ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब वेस्टर्न घाट्स में क्या, कंपैरेटिव टू हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट में क्या है, हार्ड रॉक्स है, वहां पे फिर सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है। ठीक है, हार्ड रॉक्स होने की वजह से क्या होता है, वहां पे आपका रेनफॉल ज्यादा है बेसिकली, तो हार्ड रॉक एंड स्टेबल रॉक्स है वहां पे, बट हाई रेनफॉल है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में क्या है, हाई रेनफॉल है बेसिकली। हाई रेनफॉल होने की वजह से वहां पे ये रीजन है कि आप लैंडस्लाइड प्रोन जोन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओरोग्राफिक रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका जो ओरोग्राफिक नेचर है रेनफॉल का, ठीक है, इन द वेस्टर्न घाट बेसिकली, वेस्टर्न घाट में ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, राइट। देन साइक्लोनिक रेनफॉल, मिनी क्लाउड बर्स्ट एंड वेदरिंग कंडीशंस, क्लाइमेट कंडीशंस, ये सारे रीजंस आप इसमें पुट डाउन कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंस दोनों में बताया, राइट। अब नेचुरल हो गए, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस में क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर वैलीज, जैसे हिमालयन रिवर्स में रीजन्स में हम लोग देखेंगे तो हिमालयन रीजन्स में क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है। वैसे बेसिकली जैसे आपका एग्जांपल अगर लिया हमने तो टेहरी डैम पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से लैंडस्लाइड वहां पे बढ़ने के या आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये एक प्रोन एरिया होता है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इलीगल कोल माइनिंग, अगर कोल माइनिंग करोगे तो अगेन वहां पे डिगिंग करोगे, वहां पे डिगिंग करोगे तो लैंडस्लाइड के चांसेस अगेन बढ़ेंगे। देन यू हैव शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए क्या, फॉरेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहीं पे होता है, फॉरेस्ट लैंड साफ करके वहां पे हम लोग अगर कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, राइट। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऊपर की टॉप सॉइल डिस्ट्रॉय हो रही है, और अगेन वाटर और ये सारी चीजों की वजह से वहां पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस या कॉजेस होता है। ठीक है, रोड बिल्डिंग एंड फ्रेजाइल टेरेन, ठीक है, अगेन फ्रेजाइल टेरेन है, माउंटेन टेरेन है, रोड बिल्डिंग और उसके लिए डिगिंग और ऑल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी ये होता है चलता है, उसकी वजह से ये कॉज हम लोग एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर में लिख सकते हैं, राइट। अब इसमें वेस्टर्न घाट्स में क्या है, कॉरिंग, अगेन डिगिंग एंड लैंड यूज चेंजेस, मतलब लैंड यूज जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आ गए इसके लिए। देन विंड मिल कंस्ट्रक्शंस कॉजिंग फ्रैक्चर्स, जैसे विंड मिल, बड़े बड़े विंड मिल देखा है हमने, जो बड़े बड़े फैंस होते हैं उसके, विंड मिल के ब्लेड्स बोलते हैं उसको बेसिकली, वो ब्लेड्स जो लगाते हैं हम लोग, वहाँ पे विंड मिल इंस्टॉलेशन होता है वेस्टर्न घाट्स में, उसके वजह से हमें अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दोस थिंग्स आ गए। ठीक है, टूरिज्म रिलेटेड कंस्ट्रक्शन ऑन स्लोप्स, टूरिज्म एक वन ऑफ द रीजन है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन फॉर प्लांटेशंस एंड रोड्स, ठीक है, वही सेम रीजन जो यहाँ पे थे कुछ रीजंस उसमें से यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम कॉजेस ऑफ हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसके बाद कंक्लूजन में देखो, एक तो वे फॉरवर्ड लिख सकते हो आप,
ठीक है, या ओवरऑल समराइज कर सकते हो। समराइज कैसे करना है, समराइज करना है, हाउ लैंडस्लाइड्स इन बोथ द हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स रिजल्ट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। मतलब क्या बोला यहाँ पे, जो लैंडस्लाइड से हिमालयन और वेस्टर्न घाट्स के रीजन में ये कैसा कंबाइंड इफेक्ट है, किसका कंबाइंड इफेक्ट है, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। मतलब नेचुरल फैक्टर्स है और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स दोनों एक साथ अगर हमने कंबाइन किया तो उसका रिजल्ट क्या आता है, हमें उसका रिजल्ट क्या आता है, लैंडस्लाइड आता है। ये हमें यहाँ पे बेसिकली बताना है, या इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। या सेकेंड, जैसे जो इंपॉर्टेंस है रीजन स्पेसिफिक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, मतलब हिमालयन हो गया या वेस्टर्न घाट हो गया, अलग अलग रीजन का स्पेसिफिक जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी होगी उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। या डायरेक्टली आप वे फॉरवर्ड बता सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशंस वे अहेड बता सकते हो। क्या, जैसे अफॉरेस्टेशन करना है, हमें मैपिंग करना है लैंडस्लाइड जोन्स की, अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम। देन उसके बाद स्लोप स्टेबलाइजेशन थ्रू रिटेंशन वॉल के थ्रू स्लोप स्टेबलाइज कर सकते हैं बेसिकली, राइट, समझ गया। ओवरऑल मतलब ब्रीफली हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द मेजर फिशिंग ग्राउंड्स in the world and identify the factors responsible for their distribution. अगेन मेन किसके बारे में यहाँ पे पूछा गया, मेन थीम इज फिशिंग ग्राउंड्स, ठीक है, फिशिंग ग्राउंड विल बी आवर मेन थीम। देन उसके बाद प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द मेजर फिशिंग ग्राउंड्स एंड वर्ल्ड आइडेंटिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिमांड क्या है, एक तो फैक्टर्स पूछे हैं, कौन कौन से है, ठीक है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन और ये इसका फैक्टर्स बताएंगे, ठीक है, और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। तो फैक्टर्स विल बी आवर डिमांड, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, वर्ल्ड किसके लिए, किसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, क्या बताना है, फिशिंग ग्राउंड्स बताना है। बेसिकली दिस विल बी आवर थीम, ठीक है। तो थीम, अगेन कॉन्टेक्स्ट एंड डिमांड, ये तीन चीजें हमने देखी, तो इसको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं बॉडी पार्ट में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, डेफिनेशन बेस्ड और क्या है, डेटा और फैक्ट बेस्ड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रीफली डिफाइन फिशिंग ग्राउंड्स, अगेन यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स को डिफाइन कर सकते हो, उसके बारे में जो भी डेफिनेशन होगी कि कैसे होता है फिशिंग ग्राउंड्स, क्या होते हैं बेसिकली, रिच इन फिश ड्यू टू फेवरेबल इकोलॉजिकल कंडीशंस। फिशिंग ग्राउंड्स मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा हमें फिश मिलते हैं, फिशरीज जहाँ पे होती है, फिश हम लोग जहाँ पे फेवरेबल होते हैं इकोलॉजिकल कंडीशंस, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको फिशिंग ग्राउंड्स बोलते हैं, राइट। उसके बाद फैक्ट और डेटा बेस्ड, इनमें क्या आता है, जैसे मेंशन दैट एज पर ओईसीडी रिपोर्ट, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ओईसीडी का रिपोर्ट मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। जैसे इसने बोला है कि ओशन कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड $1.5 ट्रिलियन एनुअली, ठीक है, मतलब जो ओशंस है कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं $1.5 ट्रिलियन एनुअली, एंड द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ ग्लोबल फिश कैच। मतलब जो तीन हमारे मेन मेजर ये है ओशंस है, ये अकाउंट करते हैं अराउंड 50%, ठीक है, 50% से ज्यादा भी अकाउंट करते हैं टोटल ओवरऑल फिशिंग इसमें, ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्री में। तो ये यहाँ पे हम लोग उसका डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बॉडी पार्ट में क्या क्या आएगा, ब्रीफली क्या पूछा है यहाँ पे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल पूछे थे, ठीक है। अब फैक्टर कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अगर हम लोग देखने गए फैक्टर्स, तो देखो मेजर फिशिंग ग्राउंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से वर्ल्ड में मेजर फिशिंग ग्राउंड है उसके बारे में एक अकाउंट दे सकते हैं, ब्रीफ अकाउंट देने के लिए बोला था। फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, देखो फिशिंग कहाँ पे होता है बेसिकली, जहाँ पे वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिक्स हो रहा है, राइट, वन ऑफ द रीजन। देन जहाँ पे अपवेलिंग हो रहा है वाटर का, वहाँ पे भी फिशिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आते हैं नीचे से, न्यूट्रिएंट के साथ फिशेस भी है बेसिकली, जो लोअर पार्ट में है वो ऊपर आते हैं, ओके। देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जहाँ पे हैं वहाँ पे हमें फिशिंग ग्राउंड्स मिलते हैं ज़्यादा, ठीक है। देन ओशन करंट्स डिस्ट्रीब्यूट प्लैंक्टन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस मरीन इकोसिस्टम, तो ओशन करंट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फिशिंग ग्राउंड्स,
ओके, तो फैक्टर्स में हमने देखा वार्म एंड कोल्ड करंट, अपवेलिंग जोन्स जहां पे होते हैं, देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जहां पे होते हैं, एंड देन ओशन करंट्स जहां पे होते हैं, वहां पे वी कैन सी दैट देयर आर मेजर फिशिंग ग्राउंड्स। ओके, सो अब वर्ल्ड का मेजर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फिशिंग ग्राउंड का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन, ठीक है, जहां पे मतलब क्यूरोशो एंड ओयाशियो करंट्स, क्यूरोशो एंड ओयाशियो करंट्स, जापान एंड रशिया जहां पे मीट करते हैं, जहां पे मर्ज करते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं, वहां पे हम क्या देखते हैं, ये हमें वर्ल्ड का फिशिंग ग्राउंड दिखता है वहां पे, ठीक है। देन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक एंड आर्कटिक वाटर्स, ठीक है, जिसमें डॉगर बैंड नियर यूके, आइसलैंड एंड नॉर्वे, ठीक है। डॉगर बैंड जो है वर्ल्ड का बेसिकली जहां पे ये मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, यूके, आइसलैंड एंड नॉर्वे, यहाँ पे ये डॉगर बैंड मिलता है बेसिकली, यहाँ पे भी हमें फिशिंग ग्राउंड मिलता है, ठीक है। देन साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन, साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन में पेरू करंट एंड अपवेलिंग जोन, मतलब जहाँ पे पेरू करंट होता है, ठीक है, वहां पे अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग का रीजन है ये, ठीक है। अपवेलिंग जहाँ पे होती है वहां पे क्या मिलता है, हमें फिशिंग ग्राउंड मिलता है। देन नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन, वेस्ट सेंट्रल पैसिफिक, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक, इन सारे रीजन्स में हमें क्या मिलता है, ये फिशिंग ग्राउंड्स पर्टिकुलरली मिलते हैं। मतलब देखो जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रहा है, फर्स्ट ये रीजन हो सकता है, ये फैक्टर हो सकता है। सेकेंड विल बी द अपवेलिंग हो रहा है, वहां पे हमें मिल सकते हैं। थर्ड विल बी द ओशन करंट्स एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, जहाँ पे है वहां पे हमें ये चीजें देखने को मिलती है कि फिशिंग ग्राउंड्स वहां पे ज्यादा होते हैं। अब कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन में अगेन समराइज करना है हमें। क्या समराइज करना है कंक्लूजन में, कि हाउ ग्लोबल फिशिंग ग्राउंड्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन इकोलॉजिकली डायनामिक जोन्स, मतलब जहां पे इकोलॉजी की डायनेमिक नेचर है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इकोलॉजी की, ठीक है, वहां पे हमें क्या मिलता है, मोस्टली ये फिशिंग ग्राउंड्स देखने को मिलते हैं, राइट। सो कैसे ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिशिंग ग्राउंड्स, वेयर इकोलॉजिकली डायनामिक जोन्स आर शेप्ड बाय ओशन करंट्स, अपवेलिंग एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। जो अभी मैंने बोला कि तीन रीजंस, जो तीन फैक्टर्स थे, उसी के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ओवरऑल समराइज करना है। या आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, नीड फॉर सस्टेनेबल मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो सस्टेनेबल मरीन रिसोर्स, शाश्वत बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मरीन रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है, उसका नीड आप हाईलाइट कर सकते हो, वहां पे उसका इंपॉर्टेंस बता सकते हो आप, और ये बता के आप अपना कंक्लूजन समराइज कर सकते हो, कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये देखो ब्रीफली, जहां पे ये येलो एरिया है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे ये मेजर फिशिंग ग्राउंड्स है, ये येलो एरिया, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये एरिया है, यहाँ पे ये मोस्टली आपको फिशिंग ग्राउंड्स मिलते हैं, ऐसे हर एक इसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पे ये फिशिंग ग्राउंड्स आपको मिलेंगे, राइट। तो ये सारे हैं हमारे फिशिंग ग्राउंड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो थीम विल बी द वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, थीम क्या होगा, वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर्स पूछा है तो दिस विल बी डिमांड, ओके। देन प्रेजेंट अ रीजनड अकाउंट ऑफ द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अगेन वेजिटेशन हमारा थीम है, उसका अकाउंट देना है हमें, रीजनड अकाउंट, रीजंस देने हैं। फिर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा हमारा, तो ये कॉन्टेक्स्ट रहेगा। किसके कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। क्या एक्सप्लेन करना है हमें, वेजिटेशन एक्सप्लेन करना है, मतलब उसके फैक्टर्स लिखने हैं हमें और उसके टाइप्स लिखने हैं बेसिकली, ठीक है, और उसका अकाउंट देना है। सो दिस विल बी द आवर डिमांड, ओके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन बेस्ड क्या हो सकता है इसका, कि ब्रीफली डिफाइन नेचुरल वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। एज अ प्लांट लाइफ दैट ग्रोज इन अ रीजन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। सेकेंड, फैक्ट और डेटा बेस्ड, इसमें क्या है, फैक्ट क्या है, डेटा क्या है, जो ग्लोबल वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कि शेप बाय नेचुरल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल एंड टोपोग्राफी। जैसे हमने यहाँ पे डेटा नहीं है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे फैक्ट दे दिया। क्या फैक्ट है, कि जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है वेजिटेशन का, इट इज शेप्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स, लाइक कौन कौन से नेचुरल फैक्टर्स, लाइक क्लाइमेट, देन सॉइल, देन टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी इन्फ्लुएंसिंग इकोसिस्टम
एंड रेन फॉरेस्ट टू टुंड्रा, ठीक है, इकोसिस्टम फ्रॉम रेन फॉरेस्ट टू टुंड्रा, इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रेन फॉरेस्ट एरिया से टुंड्रा के एरिया तक, ये क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ऐसे मतलब दो टाइप देखे कि कौन कौन से टाइप से हम लोग इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को अगर कंबाइन करके लिखोगे तो दैट विल बी द अगेन बेटर इंट्रो, ठीक है। अब बॉडी पार्ट में क्या पूछा है, बॉडी पार्ट में पूछा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या पूछा था, फैक्टर्स पूछे थे, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कैसे हम लोग वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कहाँ पे वेजिटेशन, अलग अलग डाइवर्सिटी जो है वेजिटेशन की मिलती है हमें, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको, एंड एडाफिक मतलब सॉइल इन्फ्लुएंस्ड, और टोपोग्राफिक फैक्टर्स, दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे हमारे, जैसे रेनफॉल हो गया, जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल है, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं, जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं हमें, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, राइट। तो रेनफॉल विल बी द वन ऑफ द फैक्टर। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगेन जहाँ पे हाई टेम्परेचर है वहाँ पे ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, या डेजर्ट एरिया वहाँ पे हमें अलग टाइप का वेजिटेशन मिलता है, राइट। सो इन्फ्लुएंसेस एल्टीट्यूडनल जोनेशन स्पेशली इन माउंटेनियस एरियाज लाइक हिमालयास, ठीक है। जैसे टेम्परेचर, अल्टीट्यूड का भी हम लोग अगर बात करें, अल्टीट्यूड के जैसे हिमालयस क्या इसमें अल्पाइन वेजिटेशन जैसे मिलता है, तो टेम्परेचर इज द अगेन वन ऑफ द फैक्टर। देन सनलाइट, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग समर एड्स फास्टर प्लांट ग्रोथ, अगेन सनलाइट भी यहाँ पे एक फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्लाइमेटिक फैक्टर में लिख सकते हैं, राइट। सेकेंड हमारा एडाफिक या टोपोग्राफिक फैक्टर, एडाफिक मतलब जो इन्फ्लुएंस्ड है सॉइल से, सॉइल के रिलेटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं एडाफिक। जैसे सॉइल एक हमारा फैक्टर है, स्पेसिफिक वेजिटेशन टाइप डिपेंड्स ऑन सॉइल टाइप। जैसे मैंग्रोव्स कहाँ पे ग्रो होते हैं, मैंग्रोव्स मार्शी लैंड में, मार्शी एरियाज में ग्रो होते हैं, तो दैट विल बी द अगेन वन ऑफ द फैक्टर। जैसे कैक्टस हो गया इन सैंडी सॉइल्स, मतलब जहाँ पे सैंडी है कैक्टस, जैसे डेजर्टिक सॉइल है, ठीक है, सैंडी सॉइल है, वहां पे हमें क्या मिलता है, कैक्टस देखने को मिलता है, राइट। तो सॉइल विल बी द वन ऑफ द फैक्टर, ओके। देन टोपोग्राफी एंड एल्टीट्यूड, अगेन जो टोपोग्राफी होती है, जो अल्टीट्यूड होता है, वो भी एक फैक्टर है। जैसे स्लोप, एलिवेशन एंड एस्पेक्ट अफेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंसिंग वेजिटेशन टाइप, जैसे अल्फाइन मैंने अभी बोला, ठीक है, टेम्परेचर एंड ऑल दिस थिंग जैसे इन्फ्लुएंस होती है, उसकी वजह से अल्फाइन ग्रासलैंड इन हायर अल्टीट्यूड्स, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ऑल दोस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन, ओके। सो ये कुछ हमारे ये थे फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे हमारे, अफेक्ट कर रहे थे हमारे वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका अकाउंट देना है हमें, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था उसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट। तो क्या क्या है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वेजिटेशन का, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स, ठीक है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, कौन कौन से टाइप है, इक्वेटोरियल वेजिटेशन टाइप हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये लिख सकते हो वेजिटेशन टाइप में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, देन यू कैन राइट अबाउट सवाना ग्रासलैंड्स, देन यू कैन राइट अबाउट मानसून फॉरेस्ट, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग मानसून फॉरेस्ट, देन डेजर्ट वेजिटेशन, ठीक है, देन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, देन टुंड्रा वेजिटेशन, so these are the some types of vegetation type, okay, vegetation। then अब इसका रीजन क्या है एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं हमें, बेसिकली अमेजोन बेसिन या डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। इसमें हार्डवुड्स लाइक मुहोगनी, इबनी एंड रिच बायोडाइवर्सिटी, जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा 11th का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, तो इसमें ये सारी चीजें दी गई है, ठीक है। वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये यहाँ पे दिया है, ठीक है। देन सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका में मिलता है, साउथ अमेरिका में मिलता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे टॉल होता है, कोर्स ग्रासेस होते हैं उसमें, जैसे उसको हम लोग एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, राइट। देन स्कैटर्ड ट्रीज लाइक एकाशिया, ठीक है। फिर उसके बाद मानसून फॉरेस्ट जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, बेसिकली दीज आर द डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट एंड ड्राई टाइप्स, शेड लीव्स इन अ ड्राई सीजन, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये सारे टाइप जो है वेजिटेशन के, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो हर एक चीज के। डेजर्ट हो गया, कॉनिफोरस हो गया, टुंड्रा हो गया, तो इन सारे टाइप्स के आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और रीजन स्पेसिफिक यहाँ पे
आप डिस्कस कर सकते हो। तो दैट विल बी द आवर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, अब कंक्लूजन कैसे लिखना है इसका, अगेन कंक्लूजन समराइज कर सकते हो, क्या समराइज कर सकते हो, हाउ क्लाइमेट सॉइल एंड टोपोग्राफी आर द प्राइमरी फैक्टर्स, कैसे है प्राइम क्लाइमेट सॉइल एंड टोपोग्राफी कैसे ये प्राइमरी फैक्टर्स है, किसके लिए, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस करने के लिए, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करने के लिए वेजिटेशन का, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन का। देन आल्सो यू कैन मेंशन ए लॉन्ग लास्टिंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग दीज इकोलॉजिकल जोन्स, मतलब जो इकोलॉजिकल ये जोन्स है स्पेसिफिकली, ये जो वेजिटेशन है इसको प्रिजर्व करने का एक इंपॉर्टेंस आप बता सकते हो, उसकी नीड बता सकते हो, क्या नीड है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, अफेक्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रही है बेसिकली, ठीक है, इसकी वजह से ये वेजिटेशन लॉस्ट हो रहा है, ठीक है, वेजिटेशन का लॉस हो रहा है बेसिकली, और इसको प्रिजर्व करने का इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन विल बी द लैंड पैटर्न्स, लैंड यूज पैटर्न के ऊपर है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। सो लैंड यूज पैटर्न्स अफेक्ट एज वेल एज गेट्स अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, क्या बोल रहा है, लैंड यूज पैटर्न अफेक्ट एज वेल एज गेट्स अफेक्टेड, मतलब क्या बोल रहा है ये, बेसिकली ये यहां पे पूछ रहा है कि लैंड यूज एंड इसका क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यहां पे बोल रहा है लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज क्या बोल रहा है यहाँ पे, लैंड यूज पैटर्न बोल रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो दीज टू आर द डिफरेंट थिंग्स। तो अब ये बोल रहा है कि लैंड यूज पैटर्न का क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इफेक्ट है, और अल्सो क्लाइमेट चेंज का लैंड यूज पैटर्न के क्या ऊपर क्या इफेक्ट है, मतलब ये एक साइकिल में चल रहा है, ठीक है, मतलब इसको ऐसे है कि इसने बोला है कि अफेक्ट एज वेल एज गेट्स अफेक्टेड, ये इसके ऊपर अफेक्ट करता है एज वेल एज इसका अफेक्ट करके लेता है बेसिकली, ठीक है, मतलब दोनों को आपको डिस्कस करना है, ठीक है, मतलब कैसे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे लैंड यूज पैटर्न क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करता है, देन कैसे क्लाइमेट चेंज लैंड यूज पैटर्न को अफेक्ट करता है, इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले डेफिनेशन बेस्ड, अगेन लैंड यूज पैटर्न का डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, क्या है डेफिनेशन लैंड यूज पैटर्न का, द वे लैंड यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, एक ब्रीफ डेफिनेशन, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके आप लिख सकते हो आप, ठीक है, 15-20 वर्ड्स में आप इसको यहाँ पे इलेबोरेट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो, लैंड यूज पैटर्न और उसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास इसमें कोई डेटा है, कोई फैक्ट है बेसिकली, वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब बॉडी में क्या है, हाउ लैंड यूज पैटर्न अफेक्ट क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले क्या देखना है हमें, कैसे लैंड यूज पैटर्न जो चेंज हो रहा है हमारा, वो कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, डिफॉरेस्टेशन फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट हमारा रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसके वजह से हमारा लैंड चेंज हो रहा है, लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है बेसिकली, राइट। देन जैसे लीड्स टू लॉस ऑफ कार्बन सिंक एंड इंक्रीज CO2 इमिशंस, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, CO2 इमिशन हो रहा है बेसिकली, जो कार्बन सिंक है हमारा, वो कार्बन सिंक कम हो रहा है, उसकी वजह से अगेन क्लाइमेट चेंज को ये मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हो रहा है बेसिकली, ठीक है, वहां पे पुश मिल रहा है क्लाइमेट चेंज को। देन एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है, मीथेन फ्रॉम राइस फील्ड्स एंड लाइव स्टॉक्स, नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, अगेन एग्रीकल्चर एक्सपांशन किया हमने तो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, जैसे मिथेन हो गए, जैसे लाइव स्टॉक वगैरह जो है, ठीक है, लाइव स्टॉक जो हम लोग इसको बोलते हैं, वहां से हमें क्या मिलता है, मिथेन इमिशन मिलता है, वो वहां पे कार्बन अगेन CH4 मिथेन हो गया, तो वहां से कार्बन का ये बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइजर से आ रहा है, तो ये सारी चीजों की वजह से क्या है, अगेन क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसका अफेक्ट हो रहा है, उसके वजह से क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई हो रहा है बेसिकली, राइट। थर्ड विल बी द अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन, फॉसिल फ्यूल यूज एंड सरफेस हीट, ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल का यूज हो रहा है, अगेन उसमें पोल्यूशन जो हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से अगेन क्लाइमेट चेंज के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन एंड पेस्टलैंड डिग्रेडेशन, पीटलैंड डिग्रेडेशन एक्सेलरेट्स एंड लैंड एरिडिटी एंड रिलीज ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन और पीटलैंड जो होते हैं, ठीक है, पीटलैंड की वजह से क्या है,
हमारा हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कि कैसे लैंड यूज पैटर्न अफेक्ट कर रहा है हमारा किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, राइट। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न। कैसे क्लाइमेट चेंज है लैंड यूज उल्टा इफेक्ट, मतलब जैसे रिवर्स इफेक्ट जो बोलते हैं हम लोग, रिवर्स इफेक्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझोगे नहीं, क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो इसको लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको हो सकता है। ठीक है, सो डिमांड 2 विल बी द हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स लैंड यूज पैटर्न। कैसे अफेक्ट कर रहा है, चेंज इन एग्रीकल्चर जोन्स, एग्रीकल्चर जो जोन्स है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे अल्टर्ड रेनफॉल, टेम्परेचर शिफ्ट, क्रॉप स्टेबिलिटी, सुटेबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर जो जोन्स है वो बेसिकली चेंज हो रहे हैं, कल्टीवेशन चेंज हो रहा है, उसका पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके वजह से ये लैंड यूज पैटर्न में मतलब ये हो रहा है, जैसे मानसून हो गया, या क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है बेसिकली वो इफेक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर हो रहा है, और उसकी वजह से ये हम लोग देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट लैंड यूज पैटर्न पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट प्रेशर, जैसे श्रिंकिंग कल्टीवेशन एंड लैंड इंक्रीजेस फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट। जो श्रिंकिंग कल्टीवेशन है फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब क्लाइमेट जैसे हर एक चीज अभी इस जो भी डिस्कस करो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो जैसे फॉरेस्ट प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, देन इकोसिस्टम डिसरप्शन, जैसे मैंग्रोव्स एंड पाशर्स अफेक्टेड बाय द सी लेवल राइज, सैलिनिटी एंड पेस्ट्स। जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, सैलिनिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारे वो अफेक्ट हो रहे हैं। अगेन क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, सैलिनिटी क्यों बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, तो अगेन इट इज गेटिंग अफेक्टेड। सो इकोसिस्टम डिसरप्शन हो रहा है उसकी वजह से। कोस्टल लैंड यूज, अगेन कोस्टल में राइजिंग सी लेवल्स एंड एसिडिफिकेशन इम्पैक्ट कोस्टल सेटलमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। सो these are the some points you can discuss in this particular section of how climate change affects the land use pattern। ठीक है, कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कंक्लूजन क्या हो सकता है इस आंसर का, समराइज करना है हमें अगेन, हाउ लैंड यूज एंड क्लाइमेट चेंज आर द इंटरकनेक्टेड। दोनों का इंटरकनेक्शन क्या है, दोनों का लिंकेज क्या है, बेसिकली ये हमें क्या करना है यहाँ पे डिस्कस करना है। दोनों का लिंकेज हमने डिस्कस किया, देन उसके बाद साइक्लिक रिलेशनशिप उनका बताया कि ये दोनों एक साइकिल में चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर उसका रिवर्स इंपैक्ट भी होता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। या इसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि नीड क्या है सस्टेनेबल लैंड यूज का, जैसे अफॉरेस्टेशन, ठीक है, एंड इंक्लूजन ऑफ इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस टू एंश्योर क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट को रेजिलियंस करने के लिए हमें क्या करना है, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस का यूज करना चाहिए हमें, और उसका नीड क्या है बेसिकली सस्टेनेबल लैंड यूज का। ठीक है, और कैसे हम लोग ये सारी चीजों को काउंटर कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कब कर सकते, जो भी चैलेंजेस हमने देखे अभी, जो कॉजेस देखे हमने, ठीक है, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे लिखना है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुमरेट द कॉजेस एंड इम्पैक्ट। क्या है, कॉजेस एंड इम्पैक्ट बताना है। सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है, सो थीम क्या है हमारी, सॉइल डिग्रेडेशन यहाँ पे थीम है, क्योंकि मेन क्वेश्चन उसी के बारे में पूछ रहा है। कॉजेस एंड इम्पैक्ट हमारा क्या है, डिमांड है। कॉजेस एंड इम्पैक्ट क्या है, डिमांड है। अगेन लिस्ट डाउन द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। क्या है, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो मेजर्स इज अगेन आवर डिमांड। ठीक है, एंड गवर्नमेंट टू कंट्रोल सॉइल डिग्रेडेशन। अब सॉइल डिग्रेडेशन क्या है, हमारा कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली। किसके बारे में लिखना है हमें, सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में लिखना है। क्या लिखने हैं, सॉइल डिग्रेडेशन के कॉजेस लिखने हैं, उसका इंपैक्ट लिखना है। ठीक है, हाँ सॉरी, सॉइल डिग्रेडेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा गवर्नमेंट होगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है हमें कि मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं ये यहाँ पे इसने पूछा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एंड इंडिया, फॉर फर्स्ट डिमांड इंडिया एंड सेकंड डिमांड गवर्नमेंट विल बी आवर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को डिकोड करना है। ठीक है, देखते हैं क्विकली।
क्या है डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन, कैसे लिखना है हमें, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, कैसे है सॉइल डिग्रेडेशन, कैसे होता है, क्या है एग्जैक्टली, एज अ डिक्लाइन इन सॉइल क्वालिटी ड्यू टू मिसयूज और मिसमैनेजमेंट, राइट। ये डेफिनेशन है इसका, ये डेफिनेशन मिसमैनेज किया सॉइल को, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, डिग्रेड होती है, ठीक है, इसके बारे में हमें यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन, मेंशन की डेटा, ठीक है। अब इसरो का एक यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन और लैंड यूज पैटर्न के ऊपर क्या है, लैंड यूज डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर एक रिपोर्ट है, ठीक है। सो एज पर इसरोज डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलास, ठीक है, एटलास है बेसिकली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है 29.3% ऑफ इंडियाज लैंड इज डिग्रेडेड मेनली इन द स्टेट्स लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दे दिया कौन कौन से स्टेट में है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इन स्टेट, 3 स्टेट में क्या है पर्टिकुलरली ये लैंड डिग्रेडेशन हमें ज्यादा मिलता है, ठीक है, या सॉइल डिग्रेडेशन हमें ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये कितना है 29.3% है ओवरऑल इंडिया में, राइट। ये जैसे देखो डेटा अगर आपने दिया तो डेटा से आप उसको सपोर्ट करते हो, उसको एविडेंस देते हो बेसिकली, जो भी आप आर्गुमेंट दे रहे हो, जो भी चीज वहां पे आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको आप लोग सपोर्ट करते हो डेटा से, अपने फैक्ट से, अपने आर्गुमेंट से बेसिकली, ठीक है। तो दैट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स वहां पे आपको वो कमा के देगा बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, 2 टाइप्स में इंट्रोडक्शन इसका लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे मैप भी ड्रॉ कर सकते हो, वही आगे जैसे वैल्यू एडिशन बोला मैंने, वैल्यू एडिशन क्या होता है बेसिकली, ठीक है, मतलब आप जैसे मैप निकाल रहे हो, कोई फ्लो चार्ट निकाल रहे हो वहां पे, या कॉन्टेक्चुअल एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वहां पे, जो क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट लिटिल बिट हल्का सा अगर वहां पे आपके पास स्पेस है, आपके पास वहां पे वर्ड्स है, क्योंकि वर्ड लिमिट है अगेन 150 वर्ड्स में हमें लिखना है, इतना सारा एक्सप्लेन भी करना है, तो आपके पास वहां पे टाइम है प्लस आपके पास ये स्पेस है, तो आप यहाँ पे मैप भी निकाल सकते हो। मैप कैसे, ये सॉइल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया उसका पैटर्न है, मतलब मेजर जो जोन्स है जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा मिलता है, सिंपली आप मैप निकाल के क्या कर सकते हो, 3 स्टेट दिखा सकते हो, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 3 स्टेट में क्या है लैंड डिग्रेडेशन ज्यादा है, इसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। अब लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या है, या सॉइल डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या है बेसिकली, ठीक है। कॉजेस में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले कॉजेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है, आपको कॉजेस लिखने हैं। सबसे पहले सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन बाय वाटर, ठीक है, वाटर एंड विंड, विंड एंड वाटर की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है बेसिकली, ये वन ऑफ द रीजन है। देन वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग लीड्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई इन सॉइल, अगर ऑक्सीजन सप्लाई होगा सॉइल का कम होगा तो अगेन सॉइल का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉइल की क्वालिटी ये हो जाएगी वहां पे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। देन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी, सैलिनिटी अगेन सलाइन जहाँ पे वाटर होगा वो वाटर अफेक्ट करेगा आपके सॉइल के ऊपर, अगेन सॉइल डिग्रेडेशन होगा उसकी वजह से। देन शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जैसे मैंने बोला शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है, फॉरेस्ट और जो भी कल्टिवेटेड लैंड होता है उसको कल्टिवेट करने के लिए बेसिकली लैंड को फॉरेस्ट हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसकी वजह से जो टॉप लेयर होता है सॉइल का वो वहां पे वैनिश कर जाता है, वो डिस्ट्रॉय होता है, और उसके वजह से हमें अगेन क्या दिखता है, सॉइल डिग्रेडेशन दिखता है, राइट। उसके बाद अर्बनाइजेशन हो गया, ओवरग्राजिंग हो गया, दीज आर द सम अनदर रीजंस या अनदर कॉजेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। उसके बाद इंपैक्ट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन क्या रहेगा, इंपैक्ट कैसे रहेगा सॉइल डिग्रेडेशन का, इसके ऊपर एनवायरमेंट के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ एरेबल लैंड, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, एरेबल लैंड आपका कम हो जाएगा, उसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ड्रॉट, एरिडिटी एंड फ्लडिंग, किसका रिस्क बढ़ जाएगा, ड्रॉट के रिस्क बढ़ेंगे, उसके बाद एरिडिटी के रिस्क बढ़ेंगे, फ्लडिंग के रिस्क बढ़ेंगे, अगेन दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, तो इसका इंपैक्ट बेसिकली ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। देन वाटर पोल्यूशन फ्रॉम केमिकल रन ऑफ अफेक्टिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है हमारी, जो स्पेसीज है एक्वेटिक स्पेसीज, इसकी उसके ऊपर क्या हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है उसका, उनका मतलब बेसिकली डेथ हो रहा है वहां पे, ठीक है। क्लॉगिंग वाटर बॉडीज,
जैसे ड्यू टू सेडिमेंटेशन बढ़ेगा, क्योंकि सॉइल अगर डिग्रेड होगा तो अगेन उसका वेदरिंग एंड ऑल दो थिंग्स, जैसे सेडिमेंटेशन ये डिपॉजिट होगा एक जगह पे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा सेडिमेंटेशन तो एक जगह पे डिपॉजिट होगा, तो उसका क्या है, क्लॉगिंग होगा इन वाटर बॉडीज, ठीक है, सेडिमेंटेशन ये हो गया। तो अब गवर्नमेंट मेजर्स क्या है, कौन कौन से मेजर्स है सॉइल डिग्रेडेशन कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हमने लॉन्च किया है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है हमारे पास, पीएम कृषि सिंचाई योजना है हमारे पास, देन नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है हमारे पास, देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वन ऑफ द मिशन ऑफ 8 मिशन, जो हमारे 8 नेशनल मिशन है उसमें से एक मिशन हमारे पास ये देखने को मिलता है, ठीक है। सो कॉजेस देख लिया हमने, इम्पैक्ट देख लिया और गवर्नमेंट स्कीम्स देख लिया, गवर्नमेंट मेजर्स देख लिए, तो ये ऐसे आप इसको पर्टिकुलरली एड्रेस कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन की तरफ हम लोग अगर देखें, व्हाट विल बी द कंक्लूजन, क्या हो सकता है कंक्लूजन? देखो समराइज करना है, यहाँ पे क्या समराइज करना है, सॉइल डिग्रेडेशन कैसे एक मेजर क्या है, मेजर इकोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर, क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन इज अ मेजर इकोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर कंसर्न इन इंडिया, कैसे एक सॉइल डिग्रेडेशन एक मेजर कंसर्न है इंडिया में, और उसको क्यों, मतलब उसका नीड क्या है, मतलब प्रिजर्व करने का, उसका इंपॉर्टेंस बताना है हमें, ठीक है, हाईलाइट करना है हमें, जो सॉइल डिग्रेडेशन है उसको प्रिजर्व करने का इंपॉर्टेंस हाईलाइट करना है वहां पे हमें, ठीक है, ये कर सकते हो। एम्फसाइज द नीड ऑफ लैंडस्केप रिस्टोरेशन, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्या क्या हमें ये करना है यहाँ पे, जैसे लैंडस्केप रिस्टोरेशन हो गया, देन कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन ये भी हाईलाइट कर सकते हैं, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, इसके ऊपर एम्फसाइज दे सकते हैं, इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। ये अगर आप करोगे तो हमारा सॉइल डिग्रेडेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमारा सॉइल का हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, सॉइल क्वालिटी हमारा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। टू एंश्योर लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी अल्टीमेट, सॉइल हमारा अच्छा होगा, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी तो फूड सिक्योरिटी में हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, अगेन प्रोडक्शन ज्यादा हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स आर लिंक्ड विद दैट। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन समराइज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगेन वन वैल्यू एडिशन, यहाँ पे क्या वैल्यू एडिशन क्या हो सकती है आपकी, यहाँ पे जैसे आपके पास अगेन बोला मैंने स्पेस है आपको, तो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कैसे ये विशियस साइकिल है, लैंड डिग्रेडेशन एक कैसे विशियस साइकिल है, जैसे आपने पावर्टी, ठीक है, जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पावर्टी की वजह से इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की वजह से पर कैपिटा लैंड रिसोर्स हमारे पास कम है, ठीक है, मतलब रिड्यूस पर कैपिटा लैंड, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा लैंड फ्रैगमेंटेड होगी उतना, ठीक है, पर कैपिटा लैंड हमारे पास कम होगी, उसका इम्पैक्ट इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मार्जिनल लैंड्स, जो छोटे लैंड्स है उसका इन अप्रोप्रिएट यूज, वो एक हमारा इम्पैक्ट है। अगेन वो इम्पैक्ट है तो नॉन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, उसका इम्पैक्ट है। देन उसकी वजह से क्या होता है, हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन हो गया तो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, अगेन प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्टिविटी कम है तो अगेन दैट विल लीड टू पावर्टी, ठीक है, अगर इनकम ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो इनकम नहीं होगा, और इनकम नहीं होगा तो अगेन लीड्स टू पावर्टी, अगेन सेम साइकिल रिपीट्स, ठीक है। तो ये आप वैल्यू एडिशन वहां पे कर सकते हो कि कैसे कैसे एक विशियस साइकिल है ये लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखो, कंसिडरिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर in India, explicate the hurdles and suggestive measures needed to ensure their effective and successful implementation। क्या बोल रहा है, बेसिकली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में पूछा है, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, हमारा मेन थीम है क्वेश्चन का, मेन थीम क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये उसके हर्डल्स पूछ रहा है और सजेस्टिव मेजर्स पूछ रहा है, क्या है इसके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हर्डल्स, मतलब क्या है, चैलेंजेस पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। सो इट इज आस्किंग अबाउट चैलेंजेस एंड सजेस्टिव मेजर्स नीडेड टू एंश्योर देयर इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। सो दिस विल बी द आवर कॉन्टेक्स्ट। क्या है कॉन्टेक्स्ट, किसके बारे में, किसके लिए पूछ रहा है, किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, ठीक है, ये इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन।
मतलब इफेक्टिव और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्या हर्डल्स है हमारे पास, क्या मेजर्स है हमने लिए हैं, या सजेस्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमें बात करना है इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बेस्ड क्या है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कैसे मतलब प्रमोट करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, डेटा और फैक्ट बेस में आप क्या कर सकते हो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे, उसका अगर कुछ डेटा है आपके पास वो, या फैक्ट है कोई, वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, टू अचीव इट्स विजन ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब इंडिया अगर एक इंडिया का जो विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने का, तो उसमें दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC ये क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है उसमें। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे ब्रीफली बता सकते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट में क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, हर्डल्स क्या क्या रहेंगे पूरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करने में। ठीक है, चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन क्या है, चैलेंजेस हमारे पास। ओके, सबसे पहले लैंड एक्विजिशन इश्यू, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं हम लोग, तो बड़े बड़े प्लांट्स लगेंगे, बहुत सारा लैंड एक्विजिशन होगा, उसमें इशू आता है लैंड एक्विजिशन करने में। ठीक है, डिलेज होते हैं लैंड एक्विजिशन में, प्रॉपर लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाता। ठीक है, रेगुलेटरी डिलेज। ठीक है, उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी, जैसे कॉरिडोर्स लाइक CBIC मतलब चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फेस चैलेंजेस इन ब्रिजिंग डेवलपमेंट गैप्स। ठीक है, ये कुछ इशू है जैसे रीजनल डिस्पैरिटीज में देखते हैं हम लोग। देन उसके बाद रेगुलेटरी डिलेज में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड क्लियरेंस प्रोसेस हिंडर टाइमली एग्जीक्यूशन, जैसे प्रोसेस जो इसका प्रोसेस है, किसका क्लियरेंस का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी वजह से हमें क्या डिले मिलते हैं। मतलब जो लैंड एक्विजिशन है, उस लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है उसमें हमें क्लियरेंस मिलना और ये सारी चीज़ें, या ओवरऑल हमें अगर कुछ वहाँ पे प्लान करना है तो उसके लिए ये रेगुलेटरी डिलेज में हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, अगेन लाइक प्रोजेक्ट्स लाइक MBEC मुंबई बेंगलोर इकोनॉमिक कॉरिडोर affects the natural ecosystem को अफेक्ट करता है। Then lack of skilled workforce, again हमारे पास skilled workforce कम है, only 5% of Indian workforce is formally trained। ठीक है, बस 5% इंडियंस है जो फॉर्मली ट्रेंड है। ठीक है, दैट अफेक्ट्स आवर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, उसके बाद वीक लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट, वीक लॉजिस्टिक है हमारा, ट्रांसपोर्ट में इश्यूज है हमारे वहां पे। ठीक है, क्या क्या इश्यूज है, जैसे DKIC फेसेस इन एफिशिएंसीज ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी, हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हो या उसका बेनिफिट अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, क्या है फंडिंग, BMIC फेस्ड इंप्लीमेंटेशन डिले ड्यू टू फाइनेंशियल इशू। ठीक है, हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अनाउंस तो किया, हमने बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना तो रहे, लेकिन उसको फंडिंग कहाँ से मिली, फंडिंग के इश्यूज है, अगेन फंडिंग में डिले होते हैं, जैसे कि जो फंड्स है एग्जीक्यूट करने में, वो ऑन ग्राउंड आने के लिए वहां पे डिले हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब सजेस्टिव मेजर्स क्या है, चैलेंजेस देख लिया हमने। अब इसी चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हमें सजेशन देना है। तो जो लैंड एक्विजिशन बोला उसको ये करना है, उसके हर एक पॉइंट को हम लोग उसको काउंटर करके हमें सजेशन देना है। जैसे लैंड एक्विजिशन के लिए क्या करना है हमें, स्ट्रीमलाइन लैंड एक्विजिशन विथ डेडिकेटेड एजेंसीज, पर्टिकुलर उसके लिए अलग से डेडिकेटेड एजेंसीज बनाओ और उसके थ्रू क्या करो, लैंड एक्विजिशन करो, इट विल स्पीड अप द प्रोसेस, क्लियरेंस और ये सारी चीजें क्या करेंगे, ये सारी चीजें वहां पे स्पीड अप हो जाएंगी। इन्वेस्ट इन स्किल डेवलपमेंट, जैसे स्किल हमारे पास कम है तो स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो। ट्रेनिंग सेंटर्स अलोंग विथ कॉरिडोर्स, जो कॉरिडोर्स है स्पेसिफिकली कॉरिडोर्स के साइड अलोंग में, उसके साथ साथ क्या करो, ट्रेनिंग सेंटर्स खोल सकते हो बेसिकली, राइट। देन फोस्टर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बाय प्रमोटिंग सेक्टर स्पेसिफिक जोन्स, इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर होते हैं, पॉकेट जो होते हैं स्पेसिफिकली, उनको प्रमोट करना है, उसको फोस्टर करना है। देन एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको एंश्योर करना है, कैसे, वाया ग्रीन प्रैक्टिस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जैसे ग्रीन प्रैक्टिसेस यूज करो, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, उसके थ्रू क्या करना है हमें, जो एंश्योर करना है हमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या करना है, एंश्योर करना है, राइट। उसके बाद एनकरेज R&D एंड इम्प्रूव कनेक्टिविटी, एडॉप्ट
PPP मॉडल, ठीक है, PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ये अडॉप्ट कर सकते हो। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। तो ये सारे कुछ सजेशंस हम लोग लिख सकते हैं, ये मेजर्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल हमने चैलेंजेस और मेजर्स यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद क्या कंक्लूजन, कैसे हो सकता है कंक्लूजन, इंपॉर्टेंस लिखना है। दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो है वो कैसे इकोनॉमिक उसका इंपॉर्टेंस है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस है, कैसे ओवरऑल इंडिया के ग्रोथ में वो इंपॉर्टेंट है, तो उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखना है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, ठीक है। देन सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट कर सकते हो, क्या क्या वे फॉरवर्ड में क्या क्या लिख सकते हो, जैसे एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल एनवायरमेंटल एंड इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स, जो चैलेंजेस है, कौन कौन से चैलेंजेस है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, ठीक है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, देन इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस है। इनको अगर हमने एड्रेस किया अच्छे तरीके से, तो थ्रू कैसे एड्रेस करना है हमें, कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, ये क्या, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको एड्रेस कर सकते हैं। और ये हमारे की रहेंगे किसके लिए, सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर हमने ये किया तो हम लोग सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को, ठीक है। ऐसे इसको आप समराइज कर सकते हो, उसका वे फॉरवर्ड आप इससे लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल जो है उससे आपको क्या समझ आता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द mechanism of Indian Ocean Dipole and explain its impact on monsoon rains in India। सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि इंडियन ओशन डाइपोल ये क्या है बेसिकली, और उसका मैकेनिज्म क्या है, देन ये कैसे इंपैक्ट करता है मानसून के ऊपर, मानसून रेन्स के ऊपर। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा, मानसून रेन है, ठीक है। थीम क्या है हमारा, इंडियन ओशन डाइपोल, ये थीम है। एंड ये इंपैक्ट और मैकेनिज्म ये क्या है हमारे, डिमांड है, ठीक है। उसका इंपैक्ट बताना है, उसका मैकेनिज्म बताना, ये हमारा क्या है, डिमांड। उसका इंपैक्ट और मैकेनिज्म मानसून इंडिया के इसमें कॉन्टेक्स्ट में बताना है हमें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या, अगेन इंडियन ओशन डाइपोल को क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल, डेफिनेशन या इंट्रोड्यूस कर सकते हो ब्रीफली वहां पे कि कैसे है। सी सरफेस, इंडियन ओशन डाइपोल मतलब क्या, सी सरफेस डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द ईस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है। वेस्टर्न मतलब अरेबियन सी हो गया, अरेबियन सी, और जो इंडोनेशिया का साउथ जो पार्ट है इंडोनेशिया का, मतलब इंडियन ओशन में, वहां का टेम्परेचर डिफरेंस और हमारा अरेबियन सी का जो टेम्परेचर उसमें डिफरेंस कैसे है, इसको हम लोग बोलते हैं, उसका इंपैक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है। उसके बाद फैक्ट में क्या लिख सकते हो, कैसे ये मानसून के ऊपर उसका रोल है, इस कैसे मानसून को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, न्यूट्रल हो, कैसे उसका इफेक्ट होता है, ब्रीफली यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। या अदर रीजन्स में कैसे इसका इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है, ये ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन ओशन डाइपोल ये निगेटिव फेज है बेसिकली, इसको हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। ये जो इंडोनेशिया, हाँ, ये जो इंडोनेशिया का ये पार्ट है नीचे वाला, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और ये वाला टेम्परेचर अपना जो अरेबियन सी है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर में डिफरेंस बेसिकली, ठीक है। सी सरफेस टेम्परेचर, डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म आपको मतलब लिखना है, तो कैसे लिखना है मैकेनिज्म, अभी हम लोग वो आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है मैकेनिज्म इसका, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इंडियन ओशन डाइपोल का, 3 फेजेस में आता है बेसिकली। एक न्यूट्रल फेज होता है, एक होता है पॉजिटिव फेज, सेकेंड होता है निगेटिव फेज, राइट। पॉजिटिव फेज मतलब क्या, जहाँ पे इंडिया उसका इम्पैक्ट क्या है, इंडिया में रेनफॉल ज़्यादा होता है पॉजिटिव फेज में, वो इंडिया के मानसून को और ज़्यादा पुश करता है। निगेटिव फेज में क्या होता है, उसका इम्पैक्ट रिड्यूस करता है, बेसिकली मानसून को रिड्यूस करता है, ठीक है। और न्यूट्रल फेज में क्या होता है, न्यूट्रल फेज में देखो 1 बाय 1 ऐसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे वार्म वाटर्स रिमेन नियर इंडोनेशिया, जो वार्म वाटर है इंडोनेशिया के आसपास होता है वहां पे, ठीक है। वेस्टर्ली विंड्स क्या करते हैं, अलोंग विथ इक्वेटर एंड द प्रेशर पैटर्न स्टे स्टेबल, मतलब जो न्यूट्रल फेज है उसमें सारे कंडीशन स्टेबल होते हैं बेसिकली, जो भी नॉर्मल हमारे कंडीशंस होते हैं मानसून के,
उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती है, न्यूट्रलाइज होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इसमें क्या होता है, वेस्टर्ली विंड्स क्या हो जाता है, वीकन हो जाती है, वीक हो जाती है। उसकी वजह से क्या है, जो वार्म वाटर शिफ्ट्स टू वेस्टर्न इंडियन ओशन नियर अफ्रीका। जो पहले इंडोनेशिया के पास था वार्म वाटर, वो अब कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, अफ्रीका के कोस्ट पे शिफ्ट हो रहा है। अफ्रीकन रीजन मतलब अरेबियन सी के उस साइड शिफ्ट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। देन वाइल कूल वाटर अपवेल्स नियर इंडोनेशिया क्रिएटिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब क्या है, जो कूल वाटर है वो इंडोनेशिया की तरफ हो गया, जैसे सिनेरियो रिवर्स हो गया। सबसे पहले हमने न्यूट्रल फेज में क्या देखा, न्यूट्रल फेज में जो वार्म रीजन था वो हमारा कहाँ पे था, इंडोनेशिया पे था, और कूल रीजन कहाँ पे था, यहाँ पे अरेबियन सी के आसपास था। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव इसमें सिनेरियो में क्या हो रहा है, वार्म वाटर कहाँ पे हो रहा है, हमारा अरेबियन सी या यहाँ पे अफ्रीकन रीजन पे हो रहा है। और जो कोल्ड वाटर है, कूल वाटर, कोल्ड टेम्परेचर कहाँ पे है, यहाँ हमारे इंडोनेशिया के आसपास है, ठीक है। देन निगेटिव आईओडी क्या है, बेसिकली वेस्टर्ली विंड्स इंटेंसिफाई, वेस्टर्ली विंड्स का इंटेंसिफाई होता है, और वार्म वाटर्स अक्यूमुलेट नियर इंडोनेशिया। अगेन वार्म वाटर्स क्या है, इंडोनेशिया के आसपास क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, उनका जो फ्लो होता है वो इंडोनेशिया की तरफ होता है, ओके। देन इंडियन ओशन बिकम्स कूलर, इंडियन ओशन का जो अरेबियन का पार्ट है, अरेबियन सी का पार्ट, वो कूलर होता है, सपोर्टिंग मानसून एक्टिविटी ओवर इंडिया, ठीक है। सप्रेसिंग, नॉट सपोर्टिंग, ये क्या करता है, सप्रेस करता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 फेजेस में उसका मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट अगेन जैसे 3 फेजेस में है। सबसे पहले पॉजिटिव आईओडी अगर होगा, पॉजिटिव में क्या होगा, इंडियन मानसून को एनहांस करेगा, मानसून को पुश करेगा और ज्यादा मोर रेनफॉल होगी। निगेटिव इसमें क्या होगा, सप्रेस करेगा इंडियन मानसून को, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है इसमें, जैसे 1997 में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आईओडी आया था, ठीक है, जिसने एल नीनो को भी न्यूट्रलाइज किया था। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, जिस ईयर एल नीनो होता है उसी ईयर आईओडी भी आ सकता है आपका, ठीक है। अगर ये आईओडी वहां पे पॉजिटिव आईओडी हमारा हुआ तो हम लोग एल नीनो वाला जो ये हमारा इम्पैक्ट है उसको हम लोग सप्रेस कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बेसिकली। एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो निगेटिवली इम्पैक्ट करता है इंडियन मानसून के ऊपर, जो इंडियन मानसून है उसको कम करता है, बेसिकली रेनफॉल कम हो जाती है, ठीक है, एल नीनो ईयर्स में। अब अगर वहां पे एल नीनो ईयर्स में हमें पॉजिटिव आईओडी अगर देखने को मिलता है तो दैट विल न्यूट्रलाइज द एल नीनो इफेक्ट, ठीक है, जैसे 1997 में देखने को मिलता है। एंड उसके बाद 1992 जैसे आप एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में अगेन समराइज करना है। कैसे समराइज करना है हमें, समराइज हाउ आईओडी इज अ क्रिटिकल ओशन एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन। कैसे मतलब इंपॉर्टेंट है आईओडी इंडिया के लिए, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ये इंडियन मानसून के लिए यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। या एम्फसाइज करना है हमें इंपॉर्टेंस इन क्लाइमेट फॉरेस्ट फोरकास्टिंग, अंडरस्टैंडिंग रीजनल रेनफॉल पैटर्न। जैसे मानसून का एक पैटर्न है, मानसून एज अ रीजनल रेनफॉल पैटर्न, वैसे ही हमें उसका आईओडी हमें यूज या उसका इंपॉर्टेंस है कि कैसे हम लोग ये रीजनल जो रेनफॉल पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड करने में, उसका स्टडी करने के लिए इसका इंपॉर्टेंस या इसको यूज कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, उसके ऊपर एम्फसाइज कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगेन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंटल नीड्स, ठीक है, द डेवलपमेंटल नीड्स एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी टू ऑड्स एट ऑड्स इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। द डेवलपमेंटल नीड्स एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी आर एट ऑड्स इन द हिमालयन रीजन in India of India. How can India avoid future disasters like landscapes in the region without compromising the developmental programs? मतलब क्या बोल रहा है बेसिकली, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैसे इंडिया क्या कर सकता है डेवलपमेंटल प्रोग्राम के साथ साथ उसका फ्यूचर जो इम्पैक्ट होने वाला है वो इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, मतलब डिजास्टर्स को कैसे रोक सकता है। मतलब जैसे जितना ज़्यादा ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा वो एरिया डिजास्टर प्रोन हो जाएगा बेसिकली, उसका एक इम्पैक्ट। क्योंकि डिजास्टर का इम्पैक्ट क्या होता है, अर्बनाइजेशन हो गया, ये हो गया, जैसे हिमालयन रीजन में क्या हो रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी वजह से क्या है, डिजास्टर्स आ रहे हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो गया एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा है जो डिजास्टर्स है इससे, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कैसे हम लोग कम कर सकते हैं या उसका डिजास्टर कैसे कम कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। क्योंकि डेवलपमेंट होगी तो अगेन ये सारे इश्यूज हम लोग फेस करेंगे,
तो डेवलपमेंट के साथ साथ कैसे हम लोग उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, अगेन ब्रीफली इंट्रोड्यूस द हिमालयन रीजन एज एन इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन, ठीक है, या सेंसिटिव जोन। कैसे हिमालय एक इकोलॉजिकली जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और कैसे वो सेंसिटिव एरिया है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, इसके बारे में हम लोग ब्रीफली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। या आप एक नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, इसका रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो। जैसे NMSHE मतलब क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग, ठीक है, सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। क्या कह रहा है ये, 51 मिलियन पीपल डिपेंड डायरेक्टली ऑन द हिमालयाज मेकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाइटल। मतलब उसका इंपॉर्टेंस बताया, उसका नीड बताया, क्योंकि 51 मिलियन लोगों का मतलब अराउंड 51 मिलियन पीपल्स आर डिपेंडिंग ऑन द हिमालयन रीजन, हिमालयन ओवरऑल रीजन एंड इकोसिस्टम, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है 51 मिलियन लोग, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है, सस्टेनेबल मैनेज करना, उसको सस्टेनेबली डेवलप करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉडी पार्ट में क्या आ सकता है, बॉडी पार्ट में चेंजेस इन द हिमालयन इकोसिस्टम, क्या क्या चेंजेस है बेसिकली, ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चेंजेस और मेजर्स कैसे हमें बैलेंस करना है, ठीक है, मेजर्स टू बैलेंस डेवलपमेंट विद इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी, ठीक है। डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन इकोलॉजिकल जो फ्रेजिलिटी है उसको भी हमें प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी में चेंजेस क्या क्या है हिमालयन इकोसिस्टम में, जैसे वाटर रिसोर्सेस है, एक्सेलरेटेड ग्लेशियल रिसेशंस एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ठीक है, ग्लॉफ बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। वाटर रिसोर्सेस में क्या है, जैसे एक्सेलेटेड ग्लेशियर्स एक्सेलेट हो रहे, वहां पे ग्लेशियल बर्स्ट एक्सेलेट हो रहे, उसका रिसेशन जो कम होना ग्लेशियर्स का, ठीक है, वो अफेक्ट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस है, जैसे क्रॉप यील्ड जो है वो डिक्लाइन हो रहा है लोअर एल्टीट्यूड्स में, हायर एल्टीट्यूड में तो क्रॉपिंग नहीं है, लेकिन लोअर एल्टीट्यूड में जो क्रॉपिंग है, जैसे एप्पल फार्मिंग हो गया, या शिप कल्टीवेशन अपवर्ड्स फॉर द कूलर टेम्परेचर, ठीक है, ये एक लैंड यूज पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है वहां पे, ठीक है। सो एग्रीकल्चर के ऊपर उसका इंपैक्ट हो रहा है। देन फ्लोरा एंड फोना, इन्वेजन बाय वार्म क्लाइमेट स्पेसीज एंड लॉस ऑफ नेटिव स्पेसीज, जैसे जो वार्म स्पेसीज है बेसिकली, जो बाहर से इन्वेजिव स्पेसीज है वो एंटर कर रही है यहाँ पे हिमालयन रीजन में, और जो नेटिव स्पेसीज है लाइक ब्राउन बियर एंड स्नो लियोपार्ड आपने देखा होगा, उसका इमेज देखा होगा स्नो लियोपार्ड का, कैसे वो इसका इंपैक्ट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कस। मेजर्स में क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी हमें करना है, और इकोसिस्टम फ्रेजिलिटी है वो भी हमें क्या करना है, वहां पे प्रिजर्व करना है। तो स्प्रिंग रिवाइवल इनिशिएटिव, जैसे ये 4 मिलियन स्प्रिंग कैन बी रिवाइव्ड फॉर ह्यूमन, जैसे धारा विकास प्रोग्राम क्या था सिक्किम का, एक सक्सेसफुल मॉडल था, उसके जैसे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे उसको उसके जैसे मॉडल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर फोकस करना चाहिए हमें, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन पूर्वांचल, ठीक है, फेज आउट के वजह शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दिया बेसिकली, वैसे हिमालयन रीजन में भी करना चाहिए। देन यूथ स्किलिंग करनी चाहिए टू प्रमोट IBPO स्कीम्स एंड ट्रेन रूरल यूथ थ्रू NSDC टू रिड्यूस इकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, इकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए यूथ को स्किलिंग करना चाहिए, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, जैसे इससे ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन अवेयरनेस कैंपेन्स हमें रन करना चाहिए, कैसे हिमालयस के ऊपर हम लोग जो कैरिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो रही है हिमालयस की, उसको प्रिजर्व करने के लिए अवेयरनेस हमें क्या करना है, वहां पे बढ़ाना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। कंक्लूजन में क्या है, अगेन जो एम्फासाइज कर सकते हैं, कंक्लूजन में क्या एम्फासाइज करना है, हिमालयन इकोसिस्टम हैज लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, हिमालयन इकोसिस्टम हैव लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, उसका कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, ओके। तो एक्सीडिंग इट लीड्स टू डिजास्टर, मतलब अगर उसको हमने एक्सीड किया, उसको हमने ओवर ये किया, मतलब ज्यादा उसका यूज किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिजास्टर को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एडॉप्टिंग सस्टेनेबल, ठीक है, क्या इसका इंपॉर्टेंस लिखना है हमें कि कैसे सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड इकोलॉजिकली कॉन्शियस डेवलपमेंट backed by national mission like
NMSHE जैसे क्या है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयज इकोसिस्टम, ऐसे मिशंस को हम प्रमोट करना है, ठीक है। सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड इकोलॉजिकली ये अडॉप्ट करना है हमें, डेवलपमेंटल ये अडॉप्ट करना है, ठीक है। इससे बैक करना है बेसिकली, ठीक है। अगर ये करोगे तो फ्यूचर में जो कैटास्ट्रोफिक जो डिजास्टर होंगे, जो इवेंट्स होंगे, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे इसको समराइज कर सकते हो। डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Discuss the importance of soil types on the agriculture diversity in India with a sustainable examples. Agriculture जो diversity है उसके ऊपर जो soil types है उसका importance, सबसे पहले क्या करना है, discuss importance of soil types on the agriculture diversity, ठीक है। Then in India with sustainable examples, ठीक है। भारत में कृषि विविधता पर मृदा प्रकार के महत्व पर उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए, ठीक है। ये हमें दिखाना है, जैसे सॉइल टाइप्स और ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अगेन डेफिनेशन लिख सकते हो, जैसे सॉइल्स का डेफिनेशन या सॉइल टाइप का, एंड देयर रोल इन एग्रीकल्चर, सॉइल टाइप का रोल क्या है एग्रीकल्चर में, कैसे एग्रीकल्चर उनके ऊपर डिपेंड है या कैसे इंपैक्ट करता है एग्रीकल्चर सॉइल टाइप से, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। मेंशन है फैक्ट बेस्ड ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इसका एक रिपोर्ट है, इसमें ये बोलते हैं कि इंक्रीजिंग सॉइल सैलिनिटी इन पंजाब, हरियाणा एंड डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान बियॉन्ड द अरावलीज, हाईलाइटिंग द लिंक बिटवीन सॉइल हेल्थ एंड एग्रीकल्चर वायबिलिटी, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हरियाणा में सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है, या जैसे सॉइल पंजाब हरियाणा में क्या है, सॉइल सैलिनिटी बढ़ गई है, राजस्थान में सॉइल डिग्रेडेशन या डेजर्टिफिकेशन बढ़ गया है। ये क्या करता है, ये हाईलाइट करता है कि क्या हाईलाइट करता है कि जो सॉइल हेल्थ है एंड एग्रीकल्चर वायबिलिटी है उसका ये इंटरलिंकेज यहाँ पे ये करता है, एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट यहाँ पे हाईलाइट करता है, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लोग रिपोर्ट के थ्रू ये कर सकते हैं। अब टाइप्स क्या है, मेजर सॉइल टाइप्स क्या है, जोग्राफिकल स्प्रेड क्या है उसका, जैसे जो इंडिया के सॉइल टाइप्स, जैसे सबसे पहले एल्यूअल सॉइल हम लोग कहाँ पे देखते हैं, ये नदर्न रीजन जो गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एल्यूअल सॉइल देखते हैं। फिर माउंटेन सॉइल, हिमालयन माउंटेन्स में यहाँ पे हम लोग माउंटेन सॉइल देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग माउंटेन सॉइल देखते हैं। देन एरिड सॉइल कहाँ पे आता है, राजस्थान, गुजरात एंड ये वाला पार्ट जो है आपका ये एरिड सॉइल है, एरिड सॉइल, ठीक है। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या है, रेड एंड येलो सॉइल मिलती है हमें, ठीक है। यह हमारा डेक्कन का जो एरिया है, डेक्कन का रीजन है, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ये वाला पार्ट ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है, ब्लैक सॉइल। एंड ये जो हमारा कोस्टल एरिया, वहाँ पे हमें क्या मिलता है, लैटेराइटिक सॉइल, ठीक है। तो दीज आर द सम सॉइल टाइप्स एंड देयर ज्योग्राफिकल स्प्रेड, ठीक है। इसके बारे में आप मैप निकाल सकते हो, यहाँ पे मैप निकालोगे तो अच्छा रहेगा। सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली एक कॉर्नर में आपको मैप ड्रॉ करना है हल्का हल्का, और यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ सॉइल टाइप्स यहाँ पे और उसके रीजन्स यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। अब सॉइल डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड इट्स एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस, क्या है एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस सॉइल डाइवर्सिटी का, ठीक है, क्या है, जैसे हिमालयन सॉइल्स हो गए, हिमालयन सॉइल्स में क्या है, जैसे ब्राउन हिल और सब माउंटेन सॉइल है, बेसिकली क्या है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, और उसका उसमें क्या है, फ्रूट्स कौन कौन से, या उसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है, ठीक है। जैसे स्लाइटली एसिडिक है, सुटेड फॉर टेम्परेचर फ्रूट्स लाइक टेम्परेट फ्रूट्स लाइक एप्पल्स हो गया, एप्रिकॉट्स, कीवी, इन जैसे फ्रूट्स के लिए क्या है, ये सुटेबल है। एल्यूएबल सॉइल है, कैसे, फर्टाइल सॉइल है, बेसिकली इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में मिलती है हमें, फर्टाइल मिक्स ऑफ सैंड, स्लिट एंड क्ले, ठीक है। वो राइस कल्टीवेशन, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको, ऐसे कल्टीवेशन के लिए हम लोग वहां पे देख सकते हैं, ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एरिड सॉइल, अगेन सैंडी अल्कलाइन, लो वाटर रिटेंशन, सपोर्ट्स ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप लाइक बाजरा, जवार एंड ऑयल सीड, जव एंड ऑयल सीड्स, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग ये करें, जैसे हर एक टाइप है उसका हमने बताया, जैसे रेड एंड येलो का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका प्रोडक्शन क्या है बेसिकली, ठीक है, कौन सा क्रॉप वहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल जैसे डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश,
रिच इन क्ले, जैसे क्लेई नेचर होता है उसका, ठीक है, मॉइस्चर रिटेंशन होता है उसमें, आइडियल फॉर कॉटन, ठीक है, कॉटन के लिए आइडियल है बेसिकली, कॉटन वहां पे ज्यादा ग्रो होता है महाराष्ट्र गुजरात रीजन में, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, गुजरात को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लैटेराइट सॉइल वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिल्स में मिलती है, क्लेई पोरस, रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये होता है उसमें, टी, कॉफी, कोकोनट, रबर, ऐसे प्लांट्स हमें, ऐसे क्रॉप्स वहां पे क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमने बताया यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और एग्रीकल्चर में कैसे उसका यूज होता है बेसिकली, ठीक है। कंक्लूजन अगेन समराइज कर रहे हैं हमें, इंडिया सॉइल डाइवर्सिटी अंडरपिन्स इट्स एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, कैसे सॉइल डाइवर्सिटी डिसाइड करती है हमारे एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को, ठीक है। उसके बाद एम्फसाइज करना है हमें सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर, क्यों नीड है सॉइल कंजर्वेशन का, कैसे उसका इंपैक्ट हो रहा है, इसको हमें एम्फसाइज करना है, राइट। जैसे एफर्ट्स लाइक क्या यहाँ पे बोला हमने, एफर्ट्स लाइक अफ्रीकाज ग्रीन वॉल एंड इंडियाज प्लांट ग्रीन वॉल टू कॉम्बैक्ट डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन कॉम्बैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जैसे प्रैक्टिसेस है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइसलैंड है, उसका क्या करना है हमें, डिफरेंस ये करना है, कैसे उसका प्रोसेस है, कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसका डिफरेंस हमें लिखना है बेसिकली, ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या है, फैक्ट और डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हो यहाँ पे, डेफिनेशन तो लिख नहीं पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो फैक्ट, डेटा बेस्ड या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख सकते हो। हाईलाइट दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फॉर्मेशन हेल्प्स इन एनवायरमेंटल प्लानिंग, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो मतलब उनका बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताना है, उनका स्टडी करने का, ठीक है, उनके बारे में जानने का, उसका प्रोसेस जानने का, उसके फॉर्मेशन जानने का, यहाँ पे क्या करना है हमें, इंपॉर्टेंस बताना है, ठीक है। हाईलाइट दैट अंडरस्टैंडिंग देयर फॉर्मेशन हेल्प्स, किसमें हेल्प करेगा ये हमें, एनवायरमेंटल प्लानिंग, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मरीन डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी है उसमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, ठीक है। कैसे हुआ फॉर्मेशन, क्या क्या चीजें हैं फॉर्मेशन में, दोनों का अलग अलग है, टैबुलर फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है, ये मैंने इसमें लिखा है पॉइंट फॉर्मेट में, ठीक है। अब क्या क्या है, कैसे, जैसे सबसे पहले हम लोग देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कैसे फॉर्म है, टेक्टोनिक ओरिजिन है उनका, ठीक है, फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जन बाउंड्री इंटरैक्शन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड बर्मा प्लेट, ठीक है, जो बर्मास प्लेट, बर्मन प्लेट थी हमारी, बर्मास की प्लेट थी, उसका कोलाइड हुआ इंडियन प्लेट से, उसकी वजह से क्या हो गया, जो अपलिफ्टमेंट एंड फोल्ड माउंटेन्स बने अराकन योमा बेल्ट के साइड पे, उसका अराकन योमा जो बेल्ट है ऊपर का, म्यांमार वाला जो बेल्ट है अराकन योमा, और ये उसका ही एक्सटेंशन बेसिकली ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे ये वाला अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट है बेसिकली, ठीक है, ठीक है, ये वाला हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ जो अराकन योमा जो बेल्ट है बेसिकली, इसी का एक्सटेंशन यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स देख सकते हैं, ठीक है। देन वोल्केनिक एक्टिविटी, अगेन बैरन आइसलैंड जैसे था वो ओनली एक्टिव वोल्केनो था, ठीक है, वो नारकोंडम इंडिकेटिंग वोल्केनिक आइलैंड आर्क, जैसे आर्क फॉर्मेशन उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। देन पार्ट ऑफ इंडोनेशियन आइलैंड आर्क सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में भी लिख सकते हो जैसे फॉर्मेशन में, ठीक है, जैसे सुमात्रा हो गया, म्यांमार टू सुमात्रा, ये क्या है, आर्क है इंडोनेशियन आइलैंड का, म्यांमार टू सुमात्रा ऐसे जो आर्क है, तो यहाँ पे आप लोग इसका भी ये लिख सकते हो, ठीक है, डिस्कस कर। टोपोग्राफी एंड रिलीफ, जिसमें हम लोग अंडुलेटिंग टेरेन, स्ट्रीम्स, पीक्स, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सॉइल एंड इकोलॉजी, इसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो डिस्कस, ठीक है। फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है लक्षद्वीप आइलैंड्स का, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स मतलब जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे हमारे क्या है, ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पे हमारे क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ठीक है। कैसे फॉर्मेशन हुआ, कोरल ओरिजिन है, अगेन कोरल से बना हुआ है, ठीक है, कोरल पॉलिप्स जैसे है, उसकी वजह से ये पूरा जो आइलैंड है उसकी वजह से बना है, ठीक है। जियोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है उसका, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग, सी लेवल फ्लक्चुएशंस, ठीक है, जियोलॉजिकली कैसे इवॉल्व हुआ है, जैसे जो हॉटस्पॉट था, जैसे पहले जब इंडिया शिफ्ट हो रहा था बेसिकली मदागास्कर जो अभी प्रेजेंट है वहां से, मतलब ये होके जब
प्लेट्स हमारे टेक्टोनिक मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जब ड्रिफ्ट हो रहा था इंडिया यूरेशियन प्लेट्स की तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे हॉटस्पॉट एक्टिविटी हुई थी एंशियंट टाइम्स में, बहुत मतलब बहुत पुराना चीज़ है वो, ठीक है, हजारों साल पहले, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे देखने मिलता है जियोलॉजिकल इवेंट, इवोल्यूशन उसका देखने को मिलता है। टोपोग्राफी एंड स्ट्रक्चर, अगेन फ्लैट टेरेन है, लो एलिवेशन है। देन सॉइल एंड इकोलॉजी, ठीक है, सॉइल एंड इकोलॉजी के बारे में सैंडी सॉइल और ये सारी चीजें आप इसमें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेशन दोनों का ब्रीफली डिस्कस करना है, ज्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने जैसे है नहीं, ठीक है। फैक्चुअल डेटा है पूरा, फैक्चुअल आपको ये करना है। की डिफरेंसेस क्या है, जैसे ओरिजिन, रिलीफ, एलिवेशन, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड सॉइल टाइप, क्या क्या है की डिफरेंसेस। जैसे अंडमान निकोबार टेक्टोनिक है, वोल्केनिक है, लक्षद्वीप क्या है, कोरल है, राइट। उसके बाद हिली और अंडुलेटिंग टेरेन है, यहाँ पे फ्लैट और नो रिलीफ फीचर्स है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे एलिवेशंस क्या है, सैडल पीक है, यहाँ पे थोड़ा रेयरली एक्सीड्स 5 मीटर अब, मतलब यहाँ पे एलिवेशन ज्यादा है, वहां पे एलिवेशन कम है, ठीक है। बैरन वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे होती है, जैसे बैरन आइलैंड्स हो गए, नारकोंडम आइलैंड्स हो गए, ये यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती लक्षद्वीप में। रेड एंड लोमी वहाँ पे क्या मिलता है, सॉइल मिलता है, या मरीन एल्यूवियम सॉइल मिलता है, यहाँ पे सैंडी एंड कैलकेरियस सॉइल मिलता है, ठीक है। तो दीज आर द सम डिफरेंसेस, तो ऐसे इसको डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या आएगा लास्ट, ठीक है, कंक्लूजन में समराइज करना है हमें, कंक्लूजन में समराइज कैसे करना है, हाउ दीज आइलैंड्स आर इंपॉर्टेंट शेपिंग इंडियाज यूनिक आइलैंड्स ज्योग्राफी, जो इंडिया की यूनिक आइलैंड ज्योग्राफी है उसको हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे शेप करता है, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। नेसेसिटिंग एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी, एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली जो ज्योग्राफी टेस्ट नंबर 7, ठीक है। आज हमने पूरे 10 के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। होप सबको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, उसका स्ट्रक्चर समझ आया होगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को डिकोड करने से लेके कैसे उसमें कैसे पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसको समराइज कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।